सेठ आबिद का नाम पहली बार इंडियन प्रेस में इस वक्त सामने आया जब 1963 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान के गोल्ड किंग के इंडिया में रवाबित हैं, जबकि इनके बहनोई को दिल्ली में सोने की 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया। 1974 में लाहौर शहर में सेठ आबिद की रहायशगाह पर पुलिस के एक बड़े छापे में पाकिस्तानी करेंसी जिसकी मालियत तकरीबन 12.5 मिलियन थी बरामद हुई। इसके साथ साथ 40 लाख मालियत का सोना, 20 लाख मालियत की स्विस घड़ियां भी कब्जे में ली गईं। इस छापे में लाहौर पुलिस ने 3 गाड़ियां और दर्जन भर घोड़ों को भी अपनी तहवील में लिया, जिन्हें गैर कानूनी सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं इमरान खान का सिपाही और आप देख रहे हैं डेली डिस्पैच। कहा जाता है जब अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान को जौहरी रीप्रोसेसिंग प्लांट की दरामद पर पाबंदी आयद की थी, तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने बहरी रास्ते से फ्रांस से पाकिस्तान तक एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट पहुंचाया था। सेठ आबिद जो 85 वर्ष की उम्र में वफात पा चुके हैं, इन्हें पाकिस्तान में गोल्ड बादशाह की हैसियत से भी जाना जाता है और इनका शुमार इन अमीर तरीन अफराद में भी किया जाता है जिनकी दौलत का इन्हिसार सोने की स्मगलिंग पर था। वो कसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुए और वहीं पर पले बढ़े जहां इनके शेख तिजारती कबीले के अरकान हिंदुस्तान की तकसीम से पहले कोलकाता से चमड़े की तिजारत करते थे। सेठ आबिद 1950 में इस वक्त कराची मुंतकिल हो गए जब इनके वालिद ने कराची की सराफा बाज़ार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। कुछ ऐसे माहिगीर जो दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग करते थे, इनसे मुलाकात के बाद सेठ आबिद ने सोने की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। 50 की दहाई के अख्ताम तक उन्होंने एक माहीगीर कासिम भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग में अपनी इजारादारी कायम की। लंदन, दिल्ली और दुबई में अबूरी राब्तों के साथ सेठ आबिद ने 1950 से 1980 के दौरान इंडिया की सोने की स्मगलिंग पर कायम इजारादारी को ख़त्म कर दिया। सेठ आबिद ये तमाम तर सलाहियतें 1950 की दहाई के अवाखिर तक हासिल कर चुके थे, जब इनका स्मगलिंग का निज़ाम लंदन, दिल्ली और कराची में एजेंट्स की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाने और पाकिस्तान और इंडिया के माबैन पंजाब के सरहदी इलाकों तक फैल चुका था। इब्तदाई तौर पर यह निज़ाम करीबी रिश्तेदारों के नेटवर्क पर मुश्तमिल था। इनके भाई हाजी अशरफ, जो बहुत फरावानी से अरबी ज़ुबान बोल सकते थे, दुबई में मुकीम थे, जबकि इनके दामाद गुलाम सरवर अक्सर बेशतर दिल्ली जाते थे और सोने के स्मगलर हरबंस लाल से मुलाकात करते थे। सेठ आबिद का नाम पहली बार इंडियन प्रेस में इस वक्त सामने आया जब 1963 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान के गोल्ड किंग के इंडिया में रवाबित हैं, जबकि इनके बहनोई को दिल्ली में सोने की 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश एयरवेज में काम करने वाले चार्ल्स मेलोनी को सेठ आबिद का बरतानिया में सहूलतकार फर्ज किया गया। सेठ आबिद हर बरस हज पर भी जाते और इसके साथ ही अरब शेख ऑपरेटर्स के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते। 1970 की दहाई में सेठ आबिद की स्मगलिंग की वसी कार्रवाइयों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान कुछ रुकावटों का सामना भी रहा और इनके कुछ असासों पर कब्जा कर लिया गया। 1974 में लाहौर शहर में सेठ आबिद की रहायशगाह पर पुलिस के एक बड़े छापे में पाकिस्तानी करेंसी जिसकी मालियत तकरीबन 12.5 मिलियन थी बरामद हुई। इसके साथ साथ 40 लाख मालियत का सोना, 20 लाख मालियत की स्विस घड़ियां भी कब्जे में ली गईं। इस छापे में लाहौर पुलिस ने 3 गाड़ियां और दर्जन भर घोड़ों को भी अपनी तहवील में लिया, जिन्हें गैर कानूनी सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अखबारात ने इस खबर की सुर्खी कुछ ऐसे लगाई, पाकिस्तान की तारीख का स्मगलिंग का सबसे बड़ा केस और पाकिस्तान के गोल्ड किंग सेठ आबिद पर आलमी सतह पर स्मगलिंग कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया गया। वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो ने सेठ आबिद इंटरनेशनल स्मगलिंग केस के लिए एक खसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया। इस ट्रिब्यूनल ने दर्जनों गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए, जबकि मुतअद्दिद वार्निंग के बावजूद सेठ आबिद ट्रिब्यूनल के सामने पेश न हुए। सितंबर 1977 में सेठ आबिद ने अपनी मर्जी से ज़िया की फौजी हुकूमत के सामने रज़ाकाराना तौर पर हथियार डाल दिए और अपने ज़ब्त असासों की वापसी के लिए बातचीत की। कराची में सेठ आबिद की रिहायशगाह पर भी छापा मारा गया, जहां से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी और सोने की ईंटें बरामद की गईं। 1977 में जब कराची कोस्टल गार्ड को ये इत्तला मिली कि सेठ आबिद नॉर्थ नाज़िमाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आ रहे हैं, तो वहां पर भी छापा मारा गया, लेकिन इससे पहले ही सेठ आबिद वहां से फरार हो चुके थे।
اس سال دسمبر میں فوجی حکومت کی پریس نے بتایا کہ سیٹھ نے لیفٹیننٹ جنرل جہانزیب ارباب کو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہسپتال کے تعمیراتی منصوبے اور عباسی شہید ہسپتال کے برن وارڈ کے لیے 1,51,000 روپے کی بڑی امداد دی ہے۔ سیٹھ عابد بین الاقوامی اسمگلنگ کیس پر 1985-86 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اور اس کے بعد چودھری نثار علی کی سربراہی میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے اس کیس کی ذمہ داری اٹھائی۔ 1986 میں پاکستان سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے 3100 تولے سونے کی واپسی کی اجازت دی، جسے 1958 میں کسٹم حکام نے کراچی ایئرپورٹ پر سیٹھ عابد سے اپنی تحویل میں لیا تھا۔ 1990 کی دہائی تک وہ لاہور کے مختلف مقامات پر وسیع پراپرٹی رکھنے کی وجہ سے شہر کے سب سے زیادہ وسائل رکھنے والے پراپرٹی ڈیولپر بن کر ابھرے۔ وہ کراچی پر بھی کئی جائیدادوں کے مالک تھے اور پاناما لیک میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے اثاثے برٹش ورجن آئی لینڈ میں منتقل کر دیے۔ سیٹھ عابد 1933 میں پیدا ہوئے اور 8 جنوری 2021 کو ہسپتال میں علالت کے باعث وفات پائی۔